राज्य के 4 जिलों के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतपत्रों की त्रुटि के कारण कल दोबारा होगा मतदान। बाकी बचे इलाकों में प्रचार तेज। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के मद्देनजर निर्यात को नियंत्रित करने का लिया निर्णय। कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं की उपलब्धता। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी। पिछले 24 घंटे के दौरान 2878 मरीज हुए स्वस्थ। और सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप के चयन ट्रायल के लिए झारखंड की 3 बालिका पहलवान लखनऊ रवाना। सलीमा टेटे रांची विश्वविद्यालय के सीनेट की सदस्य मनोनीत। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति चुना गया। संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का शुक्रवार को निधन हो गया था। वे 73 वर्ष के थे। वे 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। राज्य के 21 जिलों के 1127 पंचायतों में 9819 सीटों के लिए कल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। गांव की सरकार के चुनाव में हर वर्ग के मतदाताओं ने जबरदस्त रुचि दिखाई और बूथों पर पहुंचकर अपनी पसंद तथा मतदान करने की वजह बताई। इस चरण की मतगणना परसों कराई जाएगी। पंचायत चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और बोकारो जिले के कुछ निर्वाचन क्षेत्र में मतपत्रों में त्रुटि के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया है। या फिर कुछ गड़बड़ी पाई गई है, मिलान करने में गड़बड़ी हुई है। उसमें बोकारो में 2 बूथ का है, गोबिया प्रखंड का है, एक लातेहार का है और एक सरायकेला खटामा का चांडिल मंडल का एक मतदान केंद्र है, जहाँ पर भी मतपत्र में गड़बड़ी के कारण जो है खास पदों के लिए मैंने पूरा बूथ कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ खास पदों के लिए पंचायत समिति पद के लिए बोकारो में हुआ है, पंचायत समिति सदस्य के लिए सरायकेला खटामा में हुआ है और चतरा में वार्ड सदस्य पद के लिए जो है मतपत्र गड़बड़ी के कारण उसका चुनाव स्थगित किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले। इनमें पहली बार वोट डाल रहे 18 वर्ष के युवा मतदाता की संख्या भी अधिक रही, जबकि महिला मतदाताओं ने भी लंबी कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण के मतों की गणना 17 मई को होगी। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पहले चरण का मतदान संपन्न होने के पश्चात बैलेट बॉक्सों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 2 स्थित उच्च विद्यालय परिसर में बनाए गए वज्रगृह में मतपेटियों को शनिवार देर शाम पंक्तिबद्ध सुरक्षित रखते हुए कमरों को सील कर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बाकी बचे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। दूसरे चरण का मतदान आगामी 19 मई को कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 22 मई को होगी। तीसरे चरण के सिलसिले में 24 मई को वोटिंग होगी और मतगणना 31 मई को कराई जाएगी। चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी संबंधित क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आदर्श चुनाव संहिता का भी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है।
झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,487 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,878 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश भर में फिलहाल कोरोना के 17,692 सक्रिय मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.74% है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ कोरोना वीरों ने जिंदगी की जंग जीती, जबकि कुछ नए संक्रमितों की भी पहचान हुई है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दवा उद्योग भी विकास के मार्ग पर अग्रसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक फोटो साझा करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में 10 से 12% की दर से विकास हो रहा है। गुमला सदर अस्पताल में खोला गया डायलिसिस सेंटर गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल में पीपीपी मोड पर डायलिसिस सेंटर खोला गया है, जहां गरीबों को मुफ्त में सेवा दी जा रही है। गुमला सदर अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर के संचालक रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि गरीबों को आयुष्मान कार्ड के आधार पर निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान कार्ड धारी, बीपीएल धारी, लोअर इनकम जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित 1206 रुपया उनसे चार्ज लिया जाता है। और यहाँ डायलिसिस सेंटर खुलने से बहुत से पेशेंट को बहुत सी सुविधाएं मिली है। इससे पहले बहुत से पेशेंट को रांची जाना पड़ता था। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आनंद उरांव ने कहा कि पहले गुमला में डायलिसिस की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को रांची जाना पड़ता था और चिकित्सा खर्च का बोझ भी अधिक होता था। अभी हमारे यहाँ 12 पेशेंट इनरोल हैं जिनका रेगुलरली डायलिसिस होता है। पर डे 2 से 3 एवरेज लगभग होता है और 12 है। और डायलिसिस कराने आए मरीजों ने कहा कि सदर अस्पताल में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। सुविधा हो गया का गुमला में आविला और डायलिसिस करवाइला और जाइला। और जब गुमला में शुरू हुआ तब यहाँ पर हम बहुत कम काम करवा रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पैसा लगता है। इस डायलिसिस सेंटर में अब तक 12 मरीज पंजीकरण करा चुके हैं। डायलिसिस के लिए मरीजों को 2 से 3 दिन रुकना पड़ता है। गैर आयुष्मान धारकों से 1206 रुपए शुल्क के रूप में लिया जाता है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। भारत का मोबाइल फोन निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 75% बढ़ा है। भारत आज दुनिया भर के देशों में मोबाइल निर्यात कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसके निर्यात को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से काम करती रहेगी। खाद्य और उपभोक्ता कार्य सचिव सुधांशु पांडे ने कल नई दिल्ली में कहा कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था देश के खाद्य सुरक्षा और संरक्षा नेटवर्क पर का आधार है। इसके अंतर्गत लगभग 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। को देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब गेहूं के निर्यात को निषिद्ध की श्रेणी में रखा गया है। सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया है। इससे पहले इस फैसले से जुड़ी अधिसूचना देर रात जारी की गई। सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ किया है कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए ये फैसला किया गया है। This decision had to be taken essentially in view of the price rise that was happening, and as you know, these days in several areas the inflation is also imported along with the price, global prices.
अधिसूचना में कहा गया है कि गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकार के अनुरोध के आधार पर सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर भी निर्यात की अनुमति दी जाएगी। गेहूं और आटे की स्थानीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर वैश्विक दरों में लगभग 40% की बढ़त के बाद अनाज के निर्यात में वृद्धि की है। गेहूं खरीद के लिए एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार की गेहूं खरीद लगभग 55% गिरी है क्योंकि खुले बाजार की कीमतें एमएसपी से अधिक हैं। कई कारकों के कारण गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक वृद्धि हुई है और सरकार खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। India's credibility as a reliable supplier who doesn't walk back or renege on any contract is maintained. I think that's the other important point. So this actually serves three purposes. A, it maintains the food security for the country. B, it helps others who are in distress. And mind you, although there are new countries which are actually in the market for buying wheat, these are people who traditionally bought from Ukraine and Russia, people like Egypt, Turkey, large parts of North Africa, etc. Very few of them actually have bought from India. And lastly, as I said, our reliability as a supplier is being maintained by not reneging on any existing contract. So if we say that roughly, say 1.6 or 1.7 million tons has gone out, we are still prepared to allow another 2.5 million tons to go if there are prior booked valid orders with a letter of credit. गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद जरूरतमंद देशों को निर्यात जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की मांग ज्यादा होने की वजह से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत बाजार में मिल रही है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जन जागरूकता से खूंटी में जल संचयन और जल संरक्षण का अभियान प्रभावी तरीके से चल रहा है। बोरी बांध बनने से खूंटी के ग्रामीण इलाकों में किस तरह से बदलाव हो रहा है, आइए उसकी एक झलक देखते हैं। ने झारखंड को सब कुछ दिया है। प्रकृति की गोद में बसा झारखंड, आप देख सकते हैं हमारे आसपास का ये पंचघाट का इलाका है और ये यहाँ पर बनई नदी है। इस नदी में कुछ दिनों पहले तक पानी नजर नहीं आती थी। खूबसूरती तो है, हरियाली भी है, लेकिन पानी की कमी की वजह से खेतीबाड़ी नहीं हो पाती थी और लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2 साल पहले यहाँ पर अजय जी के सौजन्य से इस तरह के बोरी बांध, छोटे छोटे बोरी बांध बनाए गए और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाली आई और ये पानी की जो कलकल आवाज़ आपको सुनाई दे रही है उसी का नतीजा है। और इसकी वजह से यहाँ पर अब सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेती भी होने लगी है। कैसे रंग लाया आपका मेहनत है? ये जो बनई नदी है 50 किलोमीटर लंबी है और इसके किनारे 50 गांव टोले हैं। नदी का अस्तित्व खतरे में था। अवैध बालू उठाव के कारण और नदी के संरक्षण नहीं होने के कारण नदी अपनी सतह से 10 फीट नीचे चली गई थी, जो गंभीर चिंतनीय विषय था। हम लोगों ने पिछले साल 1-2 प्रयास किया था और नदी पर बोरी बांध बनाया था और इसके बाद इस साल हम लोग घाघरा गाँव से गरघारी तक के बीच में 11 स्थानों पर बोरी बांध बनाया है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक बोरी बांध बनने के बाद लगभग 5 से 1 किलोमीटर तक पानी ठहर रहा है और जब गांव के लोग आके यहाँ श्रमदान करते हैं तो उनको नदी से प्यार होता है, यहाँ के बालू और मिट्टी और पानी को छूने के बाद। और गांव के लोग यहाँ की ग्राम सभा नदी के प्रबंधन करने के लिए आगे आ रहे हैं और अब गांव के लोग यहाँ से बालू उठाव भी होने नहीं दे रहे हैं, जिससे और पानी जगह जगह नदी में जमा है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि मृत प्राय हो चुकी बनई नदी फिर से पुनर्जीवित हो चुकी है। तो ये जो नदी थी वो मृत प्राय हो गई थी और एक बार फिर पुनर्जीवित हो गई है, जिससे आसपास के लोगों में जो एक श्रमदान के बाद ये जो नदी तैयार हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो ये बोरी बांध बना, इसके जरिए जो लोगों का लगाव था वो बढ़ा और उसके बाद उनका प्रेम दिन ब दिन इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और ये जो कारवां है लगातार यहाँ पर इस तरह से बोरी बांध बनाने का, वो आगे बढ़ता जा रहा है और इसका नतीजा है कि इलाके में खुशहाली भी बढ़ी है और उसका नतीजा है कि लोग
अब जो यहाँ पर एक तरीके से अवैध बालू उत्खनन होता था, इस तरह की चीजें भी यहाँ रुक गई है। और हम देख सकते हैं कि ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं, ये अब यहाँ पर लोग भी आने लगे हैं और उसका आनंद उठाने लगे हैं, ताकि इस इलाके की जो गरीबी थी वो भी दूर हो रही है। तो निश्चित तौर पर अगर लोगों ने ठान ले कि उन्हें कुछ करना है और श्रमदान के जरिए जिस तरह की उन लोगों ने मिसाल पेश की है, निश्चित तौर पर वो काबिले तारीफ है। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, पंचघाघ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति और उनसे जुड़े सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें नए नित खुलासे हो रहे हैं। ये रिमांड अवधि कल 16 मई को समाप्त होगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान छिटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। गुमला के पालकोट में सर्वाधिक 14.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में अधिकतम तापमान डाल्टनगंज में 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश के अनेक हिस्सों में जोरदार गर्मी से लोग परेशान हैं। ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 15 मई से बढ़ते तापमान में राहत मिलने का पूर्व अनुमान जताया। मौसम विभाग ने 15 तारीख की रात से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिम हिमालय क्षेत्र की बारिश में चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि इसके प्रभाव से चढ़ते तापमान में 5 से 7 डिग्री की राहत मिलने की उम्मीद है। गर्मी में मौसम की तपिश से पेयजल का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। वेब आधारित कॉल सेंटर के संचालित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो रहा है। इसके लिए रांची के डोरंडा में कॉल सेंटर खोला गया है। इस कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर 1800-3456502 तथा मोबाइल नंबर 9470176901 पर संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने योग के प्रचार प्रसार पर बल दिया है। ये प्रयास किया है कि 75 दिन पहले से हमने शुरुआत की कि कोई ना कोई दिन ऐसा चिन्हित किया जाए जब एक मंत्रालय अपने देश भर के अधिकारियों, कर्मचारियों, वहाँ की स्थानीय जनता के साथ जुड़कर जागरूकता के लिए योग करेंगे। आज उसी दिशा में जहां एक और दिल्ली से जेएलएन स्टेडियम में योग किया गया, तो धर्मशाला से भी आज सैकड़ों युवाओं ने यहां पर आकर योग किया है। कहीं ना कहीं जितनी जागरूकता होगी उतना ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं धन्यवादी हूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, भारतीय खेल मंत्रालय के और स्थानीय स्तर के सभी खेल विभाग के जुड़े हुए राज्य के अधिकारियों का कि उन्होंने भी मिलकर योग किया है। और हम सब ये प्रयास करेंगे कि अगले कुछ दिनों में अपने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से और अब मीडिया के मित्रों के माध्यम से योग के प्रति और जागरूकता उत्पन्न करें, ताकि इस बार 21 जून 2022 को जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतने लोग देश भर में योग करें कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाए। सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल के लिए झारखंड की 3 बालिका पहलवान लखनऊ के लिए रवाना हुई हैं। यह प्रतियोगिता किर्गिस्तान में 18 से 26 जून तक आयोजित की जाएगी। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे रांची विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में मनोनीत की गई हैं। उनका यह मनोनयन खेल कोटे से हुआ है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा सांसद सुनील सिंह ने कोयला, खान एवं इस्पात मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के दौरे पर कोलकाता में अध्यक्ष और सदस्यों के साथ मीटिंग में भाग लिया। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा हुई। रिसीविंग सेंटर सह ब्रज गृह का जायजा लिया तथा जरूरी हिदायतें दी। कोडरमा पुलिस द्वारा तिलैया थाना परिसर में 8 नागरिकों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस किए गए। मोबाइल फोन वापस पाकर सभी के चेहरे खिल उठे तथा उन्होंने इस कार्य दक्षता के वास्ते पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की।
देवघर उपायुक्त ने प्रथम चरण का मतदान खत्म होने के पश्चात देवघर कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान देवघर, देवीपुर और मोहनपुर प्रखंड के लिए बनाए गए अलग अलग सेंटर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। साहबगंज में पहले चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के पश्चात मतदान कर्मियों द्वारा मतपेटी को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज साहबगंज में बने वज्रगृह में जमा किया गया। साहबगंज के प्रशासनिक अधिकारियों ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज साहबगंज स्थित ब्रजगृह का जायजा लिया। इस दौरान वहां सीसीटीवी कैमरे की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, पानी और शौचालय की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। साथ ही स्ट्रांग रूम की स्थिति देखी गई। रामगढ़ उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के उपरांत रामगढ़ महाविद्यालय रामगढ़ में बनाए गए कलेक्शन सेंटर व ब्रजगृह का निरीक्षण कर सफलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। धनबाद में पात्र लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाने का काम अनवरत चल रहा है। आज भी जिले के निर्धारित केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सूची उपायुक्त ने साझा करते हुए बताया कि प्रतिदिन संध्या 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है। खूंटी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना पर्यवेक्षकों और मतगणना सहायकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्हें कार्यों व दायित्वों से अवगत कराया गया। साथ ही निर्वाचन कार्यों के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। खूंटी उपायुक्त ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कोषांग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में स्वच्छ व निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु सभी अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर निर्वाचन के दायित्वों को पूरा करने का निर्देश दिया। हजारीबाग में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के शांतिपूर्ण समापन के उपरांत पोलिंग पार्टी द्वारा मतपेटियों को बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा कराया गया। 17 मई को मतों की गिनती होगी। खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सच है कि जीवन तो ईश्वर देता है, लेकिन ईश्वर ने अपने कुछ बंदों को ऐसा हुनर दिया है कि वे निर्जीव वस्तुओं में भी जान डाल देते हैं। रांची के अनूप कुमार विश्वकर्मा एक ऐसे ही शख्सियत है। जब इनके हाथों का जादू बेजान लकड़ियों पर चलता है तो वो बोल पड़ते हैं। रांची के अनूप कुमार विश्वकर्मा भी उन्हीं कलाकारों में से हैं जिन्हें तारीफें तो खूब मिली, लेकिन उनकी कला का सही मोल नहीं मिला। बीते कई दशकों से अनूप बेजान लकड़ियों में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। इस आर्ट को वुडन कार्विंग आर्ट बोलते हैं, जिसमें मूर्तिकारी, पच्चीकारी, बहुत सारा डिजाइन होता है, वही सब होता है। और इसमें मैंने बनाने का सिर्फ शौक रहा है हमको, और बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसमें हम बहुत सारे एग्जीबिशन वगैरह भी लगाए हैं, लेकिन पब्लिक का बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं नज़र आता है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग जॉब है और इसमें पैसा उतना नहीं मिल पाता है। अनूप को लकड़ियों की मूर्तियां बनाने का शौक बचपन से ही था, लेकिन इन्होंने कभी इसका कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। बकौल अनूप, असली कलाकार वही होता है जो लोगों की आलोचना से भी बहुत कुछ सीखता है। प्रशंसक जब उनकी कारीगरी में कोई नुस्ख निकालते हैं तो उन्हें अपनी कला को और निखारने का मौका मिलता है। ये तो हमारा सही गुरु महाराज जो बोलिए प्रशंसक लोग ही है। उन लोग जैसे जैसे हमको बोलते कि हम इसमें कोशिश करते हैं कि सुधार करें, और जितना ज़्यादा हम किसी भी आर्टिकल को बनाने के पहले उस आर्टिकल को बहुत डीपली हम देखते हैं कि उसमें कहाँ कहाँ कमियां या विशेषता जो हम निखार सकते हैं, उसको उसी को निखारने का प्रयास करते हैं। प्रशंसा से भले ही पेट न भरता हो, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला जरूर मिलता है। अनूप को जानने वाले गाहे बगाहे उनके वर्कशॉप पर आते ही रहते हैं और उनकी कला की तारीफ किए बिना नहीं रहते। एकदम जीवन सार्थकता लगता है। अब जैसे देख लीजिए इसी तस्वीर को, प्योर नेचुरल 110%, या ये महात्मा बुद्ध जी, एक एक चीज जो है तो इसमें इतना ग्रेविंग बढ़िया किया है। कान की बनावट, नाक का, आँख का, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। राजधानी रांची से लेकर राजधानी दिल्ली तक अब तक कई एग्जीबिशन और दूसरे कई मौकों पर अनूप की कलाकृतियों की जमकर वाहवाही हुई, लेकिन लगता है कि अनूप को अभी भी अपने सही कदरदान की तलाश बाकी है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेना की सुप्रीम कमांड मिर्जा मुगल को सौंपी गई। मिर्जा मुगल बहादुर शाह जफर के पुत्र थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। 15 मई 1857 को लाल किले में दरबार लगा और बहादुर शाह जफर ने फौज के नए अधिकारी नियुक्त किए। इस सेना की सुप्रीम कमांड मिर्जा मुगल को दी गई। उन्हें कमांडर इन चीफ बहादुर का खिताब दिया गया। मिर्जा को साहिब आलम की मानद पदवी भी प्रदान की गई। कमांडर इन चीफ के तौर पर मिर्जा मुगल ने नागरिक और सैन्य विभागों के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने एक तरफ तो योद्धाओं के साथ संपर्क कायम किया और दूसरी तरफ व्यापारियों और स्थानीय प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखा। मिर्जा मुगल ने सैन्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने 22 सितंबर 1857 को मिर्जा मुगल को बंदी बना लिया। अंग्रेज उन्हें खूनी दरवाजे के पास ले गए और उन्हें कपड़े उतारने को कहा। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई और उनका पार्थिव शरीर कोतवाली ले जाया गया। दफनाने से पहले मिर्जा मुगल का पार्थिव शरीर कोतवाली की इमारत के बाहर रखा गया। आज हम अमर बलिदानी हरपाल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने विद्रोही सैनिकों से हाथ मिला लिया और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की। वे कई स्थानों पर अंग्रेजों से लड़े, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ ही लिया। उन पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और 7 वर्ष के लिए काला पानी का कठोर कारावास दे दिया गया। जेल में शारीरिक यातना के कारण 15 मई 1858 को बलिदानी हरपाल सिंह का निधन हो गया। हम आज अमर बलिदानी सुखदेव थापर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ। सुखदेव थापर ने उन अत्याचारों को करीब से देखा था जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के लोगों पर किए गए। इससे व्यथित होकर सुखदेव क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के तौर पर सुखदेव थापर ने पंजाब और उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारियों को संगठित किया। सुखदेव थापर युवाओं को शिक्षित करने के लिए लाहौर के नेशनल कॉलेज भी गए और युवाओं को भारत के गौरवमयी अतीत के बारे में अत्यधिक प्रेरित किया। अन्य जाने माने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सुखदेव ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की। सुखदेव थापर को लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सर्वाधिक प्रेरक हस्तियों में शामिल हैं, जिन्हें पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला गांव में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सुखदेव ने अपने देश के लिए जब सर्वोच्च बलिदान दिया तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। अमर बलिदानी को भावभीनी श्रद्धांजलि। और अंत में मुख्य समाचार। राज्य के 4 जिलों के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतों में त्रुटि के कारण कल दोबारा होगा मतदान। बाकी बचे इलाकों में प्रचार तेज। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य में वृद्धि के मद्देनजर इसके निर्यात को नियंत्रित करने का लिया निर्णय। कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं की उपलब्धता। झारखंड समेत देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी। पिछले 24 घंटे के दौरान 2878 मरीज हुए स्वस्थ। और सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल के लिए झारखंड के 3 बालिका पहलवान लखनऊ रवाना। सलीमा टेटे रांची विश्वविद्यालय के सीनेट की सदस्य मनोनीत।